हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ। आज है आपका यूपी पेट का टेस्ट सीरीज नंबर 5। तो चलिए उसको हम लोग बिना देर के हुए डिस्कस करते हैं और सारे के सारे लेक्चर ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही काम आने वाली है। आप लोग एग्ज़ाम दे कर आगे आएंगे, खुद ही कहेंगे कि बहुत ही हेल्पफुल रहा है सीरीज़। तो इसको ज़रूर देखिए और हाँ, साथ ही साथ करंट अफेयर्स के ज़रूर देख लीजिएगा मंथली। 100% आपको वहाँ से कहीं बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ये गारंटी है। तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज का। निम्न में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मृतकों का टीला किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मृतकों, ये मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला है। किस भाषा में? सिंधी भाषा में क्या है? मृतकों का टीला है। ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? वैसे तो है इंद्र, लेकिन इंद्र ऑप्शन में है नहीं, तो क्या हो जाएगा? अग्नि। कि ऋग्वेद का प्रमुख देवता क्या है? वैसे क्या है, मैंने क्या बताया है कि यहाँ पर क्या है? अग्नि है, जिसके लिए ऋग्वेद में 200 सूक्त समर्पित है। वैसे अगर इंद्र होता तो इंद्र सही होता, क्योंकि यहाँ पे 250 सूक्तों में इनके लिए बात की गई है, 250 सूक्तों में, लेकिन अग्नि का 200 सूक्तों में बात की गई है। तो इंद्र ऑप्शन में है नहीं, तो आपको ये अग्नि लगाना है। तो दोनों ध्यान में रखना है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। लुम्बिनी में तो किसका हुआ था? महात्मा बुद्ध का हुआ था, महात्मा बुद्ध का। लेकिन आपको बताना है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम में 599 के लगभग हुआ था। तो सन तो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सन हर जगह आपको अलग अलग मिलेंगे, लेकिन ये आपको ध्यान रखना स्थान के है। दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवाने खैरात का जो है ये फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक, FST ने की थी। दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे मिलान करना है कौन सा सही है, कि कौन कहाँ से बिलोंग करता था। तो ये क्या है? मकबरा। तो बाबर का कहाँ गया है? काबुल में। अकबर का आप लगा दीजिए, सिकंदरा लगा दीजिए। शाहजहां का आगरा लगा दीजिए। जहांगीर का लाहौर लगा दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सूची मिलाना है कि बाबर का काबुल हो जाएगा, अकबर का सिकंदरा हो जाएगा, जहांगीर का क्या लगाया मैंने? जहांगीर का लाहौर लगाया है, सही है। और शाहजहां का क्या हो जाएगा? आगरा हो जाएगा। तो इस तरीके से मकबरा कहाँ किसका है? तो जैसे बाबर का बाहर है, भारत से बाहर है, और जहांगीर का भारत से बाहर है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। तो क्या लिखा है? सर जॉन शो लिखा है, थॉमस रो लिखा है, सर जॉन लिखा है, और ये क्या लिखा है? राल्टा विंत करके। तो ये तो नहीं है। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर के बात की थी, उनसे मिला था, भेंट किया था, तो वो कौन है? सर थॉमस रो है। कौन है? सर थॉमस रो। ये जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आए थे। किसके? जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आए थे। इनसे मिलने के लिए 1615 में आते हैं। कहाँ आते हैं? सूरत में आते हैं, इनसे मिलते हैं। और 1616 में वह अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन आया था? सर थॉमस रो आए थे। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? अवध के अंतिम नवाब कौन थे? चलिए बताइए फटाफट, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? ये क्वेश्चन आपके लिए है। अवध का अंतिम नवाब जो था वो वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह था। एक्चुअली क्या होता है, 1856 में क्या होता है, डलहौजी ने क्या किया था? कुशासन का आरोप लगा दिया था, और कुशासन के आरोप लगा करके अवध को क्या किया? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है। ठीक है, और उसी समय अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे, ये ध्यान रखना। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट। अब लाठी किसको पड़ी थी? लाठी की चोट किसको पड़ी थी जिसके कारण इनकी डेथ हो गई थी? तो ये आप अगर कहानी पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन फटाफट कर लेंगे। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील से दोगी, यह किस नेता ने कहा था? तो लाला लाजपत राय जी ने कहा था। लाहौर में क्या हुआ था? साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। तो साइमन कमीशन का विरोध जो जुलूस था उसका नेतृत्व यही कर रहे थे, लाला लाजपत राय। और वहीं पर पुलिस के लाठीचार्ज में ये गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, और उसके बाद घायल होने के बाद इन्होंने ये स्टेटमेंट कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एक मिनट। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कौन था? क्या जवाहरलाल नेहरू थे? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? क्या पट्टाभी सीतारमैया थे? क्या JB कृपलानी थे? तो कौन था? JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो वो कौन था? 1947 में JB कृपलानी थे। क्लियर। और 1946 का जो मेरठ अधिवेशन हुआ था उसमें इन्हें कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिनट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया? ये तो बहुत ईजी है, 1905 में किया। क्या होता है? 20 जुलाई। अब इसका एक एक मतलब लाइन समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20 जुलाई 1905 को क्या होता है? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की जाती है। क्या की जाती है? बंगाल विभाजन का घोषणा किया जाता है कि अब हम इसको क्या करेंगे। 20 जुलाई 1905 को ये घोषणा करते हैं कि बंगाल का विभाजन करना है। फिर क्या किया जाता है? 7 अगस्त 1905 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में क्या किया जाता है? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है। और 16 अक्टूबर 1905 को क्या किया जाता है? बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। 16 अक्टूबर 1905 को जो डेट है, ये डेट ध्यान रखिएगा, कब किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। और इसी में क्या किया जाता है? इस दिन को पूरे बंगाल में किया जाता है, शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें एक फैक्ट और आपको याद रखना है कि इसी दिन को संपूर्ण बंगाल में राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। राखी दिवस, ये क्वेश्चन केबीसी में भी पूछा था एक बार कि राखी दिवस के रूप में किस उसको मनाया जाता है। तो बंगाल विभाजन जिस दिन हुआ था 16 अक्टूबर 1905, उसी दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। किसके सुझाव पर किया गया था? ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सुझाव पर ये किया गया था। तो उम्मीद है ये भी एकदम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? तो पाक जल संधि किस देश को भारत से अलग करती है? वो है आपका श्रीलंका। भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि क्या करती है? अलग करती है। ये जो भारत का साउथ वाला है तमिलनाडु राज्य है, वो और श्रीलंका के बीच में ये स्थित है। और ये बंगाल की खाड़ी को और ये जल संधि जो है ये अलग कर रही है इसको, लेकिन जोड़ किसको रही है? तो जोड़ रही है, एक तरफ है आपका मन्नार की खाड़ी और दूसरी तरफ है आपकी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी और क्या कहते हैं, मन्नार की खाड़ी को ये क्या करती है? जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ हर 12 वर्ष पर कुंभ मेला लगता है। कहाँ पर? यहीं पर उज्जैन में हर 12 वर्ष पर कुंभ मेला लगता है। और भगवान सिंह के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल उज्जैन में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ये 1936 में, कब? 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हैली नेशनल राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? हैली नेशनल पार्क के नाम से ये जाना जाता था। और ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एम्स्टर्डम की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? तो वो है नीदरलैंड की राजधानी। एम्स्टर्डम कहाँ की राजधानी है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। और जो यूएई की, यहाँ पे यूएई है, यूएई की राजधानी क्या है? यूएई की राजधानी अबू धाबी है। क्या है? अबू धाबी है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। और इटली की राजधानी क्या है? रोम है। तो ये चारों आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है? तो कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत जो है ये क्या करता है? एशिया को यूरोप से अलग करता है। यूराल पर्वत है किस देश में? रशिया में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। अभी कल मैंने बात किया था जीएसटी को किस संशोधन के द्वारा किया गया था? 101वां संशोधन था और 122वां विधेयक था। ये आपको पूरा ध्यान रखना है। और 1 जुलाई 2017 को ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 को हुआ था। वाणिज्यिक बैंकों का क्या कहते हैं? राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जुलाई 1969 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है CRR का संक्षिप्त रूप क्या है? संक्षिप्त रूप क्या है? तो CRR को कैश रेशियो रिजर्व कहते हैं। कैश रेशियो रिजर्व कहते हैं, यानी नगद आरक्षित अनुपात। हिंदी में कहा जाए तो नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो कब की गई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत? 2014 में की गई थी। कब? 15 अगस्त 2014। 15 अगस्त 2014 में की गई थी। 15 अगस्त 2014 में की गई थी। और ये क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? तो देश भर में जितने भी परिवार हैं उनको बैंकिंग सुविधा से जोड़ना था और प्रत्येक परिवार का एक बैंक खाता खोलना था। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को की गई थी। घोषणा तो की गई थी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा? शुरुआत किस वर्ष की गई थी? और इसका शुभारंभ जो था 28 अगस्त 2014 को किया गया था। 15 अगस्त 2014 को घोषणा की गई थी और 28 अगस्त 2014 को इसका क्या किया गया था? शुभारंभ कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक कार्यों के क्षेत्र मुख्यतः कितने भागों में बटे हुए हैं? तो 3 भागों में बटे हुए हैं।
आर्थिक क्षेत्र प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी यानी तृतीयक क्षेत्र है। तो और देखा जाए अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी होती है, जो हमारा टर्शरी है, तृतीयक क्षेत्र है, उसकी सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की, मतलब यहाँ पे 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन सा ऐसा है जिसकी न्याय की बात जिसके बारे में नहीं की गई है। अगर पूछ ले कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई, तो आपको लगाना है 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन सा न्याय है, सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है और आर्थिक न्याय है। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय। लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं की गई है। लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग गणराज्य बनाने के लिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए किया गया है, ना कि न्याय में किया गया। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पहले तो आपको ये ध्यान रखना 14 से 18 आपका समानता का अधिकार आता है, समानता का अधिकार, और 19 से 22 आपका क्या आता है, स्वतंत्रता का अधिकार आता है, स्वतंत्रता का अधिकार। और इस स्वतंत्रता में ही आपका आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो आप इससे भी लगा सकते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 का है, तो ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। 19 का क्लॉज 1 का ए जो है का है, इसी के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन भारतीय संसद के संगठक है, तो लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ये तीनों हमारे क्या हैं, भारतीय संसद के संगठक हैं, यानी तीनों इसमें आते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली, क्या क्वेश्चन कह रहा है, भारत में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट की CJI बनने मतलब हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस बनने वाली हैं, चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस बनने वाली हैं, वो पहली महिला कौन थी, तो कौन थी, क्या फातिमा बीबी, क्या सैयदा ताहिर, के रोमा पाल या लीला सेठ, तो कौन थी, लीला सेठ थी। फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की थी, और लेकिन यहाँ हाई कोर्ट का पूछा है तो लीला सेठ हो जाएगा कि लीला सेठ भारत में हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी, और वह हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है, तो राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, राज्यपाल या राष्ट्रपति हो, अगर ये दोनों पूछ रहा तो एज जो होनी चाहिए न्यूनतम वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स होनी चाहिए। बाकी लोकसभा के लिए पूछ ले तो 25 साल, राज्यसभा के सदस्य के लिए पूछ ले तो 30 साल। तो ये इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो वो बनती है अनंत बनती है। जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर रख देंगे तो उनके बीच जो है वो 0 डिग्री का क्या बनेगा, कोण बनेगा, और जो दर्पण के बीच जो रखी वस्तु होगी उसमें जो प्रतिबिंब बनेंगे वो अनंत बनेंगे। ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है, किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है, तो अम्लों का क्या क्वेश्चन है, यही है ना, किस नहीं, ये नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है, तो मैथोनोइक अम्ल जो है इसी को फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, मैथोनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, और ये अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है, चींटी के डंक में पाया जाता है। और यह एक कार्बनिक यौगिक है जो प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो लाल चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू, बर्रे के डंक में पाया जाता है। कोई चींटी जब डंक मारती है तो उसमें तीव्र जलन होने लगती है, और यह जलन किस अम्ल के कारण होती है, फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, और कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्लियर। और मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, मायोलॉजी मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। और तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो है वो न्यूरोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है, जल में घुलने वाला, तो भैंस गया पानी में, भैंस गया पानी में, यानी बी और सी जो है ये क्या है, विटामिन मतलब जल में घुलने वाले विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ये है आपके मैथ्स के क्वेश्चन, ये स्किप कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। कहाँ से, यहाँ से, हिंदी वाले सेक्शन से। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है,
अब आपको कैसे, अब ऐसे क्वेश्चन ना क्लियर हो तो आपको सेंटेंस बना के देखना पड़ेगा। जैसे कि प्यास लगी है, प्यास लगी है, इलायची खानी है, नदी बह रही है, पानी पीना है। तो पानी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। पानी क्या है आपका यहाँ पे, पुल्लिंग शब्द है। तो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा, दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, आस्तीन का शाप, अक्ल की दुम, आपने उसका कुंदा। तो आस्तीन का सांप जो होता है इसके मुहावरे का अर्थ है कपटी मित्र है, और दांत कटी रोटी का मुहावरा होता है गहरी दोस्ती। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, तो वो है ब्रज भाषा। विनय पत्रिका की भाषा जो है वो है ब्रज भाषा। और विनय पत्रिका किसकी है, तो गोस्वामी तुलसीदास की है। गोस्वामी तुलसीदास की जो रचना है वो विनय पत्रिका है। नेक्स्ट है, कौन सा भाषा भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, तो चंचरीक, शिलीमुख, शलभ, ये है। चंचरीक, शिलीमुख, ये जो शलभ है, शलभ नहीं है, शलभ जो है ये टिड्डा का है। शलभ जो है ये टिड्डा का पर्यायवाची है, टिड्डा का। लेकिन चंचरीक है, मिलिंद है, शिलीमुख है, ये भ्रमर का पर्यायवाची है। निम्न वाक्यों में शुद्ध, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण को अनेकों नाम से पुकारा जाता है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। फिर चलते हैं हम लोग यहाँ पर। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है। जैसे बिवर, गूंगा, अंधा, बहरा। तो अंधा, गूंगा, बहरा ये इंसान का है, लेकिन बिवर जो होता है इसका मतलब होता है होल। होल का मतलब छिद्र। तो इस तरीके से ये क्या है आपका, अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर से संबंधित। अब आ गया, भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता किस तिथि से आधिकारिक रूप से लागू हो गया था। तो किस तिथि से आधिकारिक रूप से लागू हो गया, 1 मई 2022 से ये लागू हो गया। भारत संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता जो है CEPA 1 मई 2022 से क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। और ये समझौता हुआ था 18 फरवरी 2022 को हुआ था, 1 मई 2022 को ये लागू हो जाता है। देश के पहले अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है, तो बिहार के पूर्णिया जिले में की गई है। कहाँ की गई है, बिहार के पूर्णिया जिले में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में प्रतिभूति, मतलब अगर शॉर्ट में कहें तो सेबी, जिसका फुल फॉर्म में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने किसकी अध्यक्षता में वैकल्पिक निवेश नीति पर सलाहकार समिति का गठन किया है। तो किसके उसमें किया है, आर.के. मल्होत्रा, गोपालन श्रीनिवासन, वैजयंत पांडे, एन.आर. नारायण मूर्ति। तो किसके उसमें किया, एन.आर. नारायण मूर्ति की अध्यक्षता में ये समिति का गठन किया है। मई 2022 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने असम के किस जिले में पायलट आधार पर मेथेनॉल के मिश्रण वाला M15 पेट्रोल लॉन्च किया है। तो कहाँ किया है ये आपका कहाँ किया, तिनसुकिया जिले में किया, असम के तिनसुकिया जिले में। नेक्स्ट फिर से ये क्वेश्चन को पढ़ती हूँ कि मई 2022 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने असम के किस जिले में पायलट आधारित मेथेनॉल के मिश्रण वाला M15 पेट्रोल लॉन्च किया है। तो ये किया है असम का तिनसुकिया जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है, जिसके कारण मछलियों में विकास प्रभावित हो रहा है। तो कहाँ पर पाया गया है, ये आपका कावेरी नदी में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है, जिसके कारण मछलियों में विकास प्रभावित है। मार्च 2022 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में विश्व की सबसे उन्नत तकनीकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किए गए नए वाहन का क्या नाम है। तो क्या नाम है, टोयोटा मिराई नाम है। क्या नाम है इसका, टोयोटा मिराई। टोयोटा ने इस कार को इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर बनाया। फरवरी मार्च 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। कौन सा इन 5 राज्यों में शामिल नहीं है, गोवा में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ, पंजाब में हुआ है, सिक्किम में नहीं हुआ है। तो कहाँ नहीं हुआ, सिक्किम में नहीं हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। इन एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है। 18 दिसंबर 2021 को नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। कहाँ रखी है, शाहजहांपुर, यूपी शाहजहांपुर में रखी है, शाहजहांपुर में रखिए। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश पूर्वी यूपी को पश्चिमी यूपी से जोड़ेगा। ठीक है, इसकी लंबाई आपकी 593.947 किलोमीटर है, यानी लगभग 594 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ जिले के वीरमती गांव से शुरू होकर वाराणसी जिले के समनपुर गांव तक समाप्त होगा। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि ये जो शुरुआत हो रही है ये एक्सप्रेसवे मेरठ जिले के बिजौली गांव से, कहाँ के, मेरठ जिले के बीरमती नहीं बल्कि बिजौली गांव से स्टार्ट हो रही है।
बिजौली गांव से शुरू होगी और जहाँ पे प्रयागराज जिले का जुंडापुर दांडू गांव है वहाँ पर समाप्त होगी। यानी आप कह सकते हैं कि मेरठ जिले से स्टार्ट होकर के प्रयागराज जिले के जुंडूपुर गांव है वहाँ पर समाप्त होने वाली है। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन वहाँ गलत है। अगस्त 2021 में राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद 127वां संशोधन विधेयक 2021 को किस अधिनियम के रूप में जाना गया है? तो वो कौन सा 127वां जो विधेयक था वो किस क्या कहते हैं इसको, किस अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो वो कौन सा आपका 105 है। 127वां जो है वो 105वां संशोधन अधिनियम है। 105वां संशोधन अधिनियम जो है ये सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने की राज्यों की शक्ति, मतलब जो ओबीसी की पहचान है, जो पिछड़े वर्ग की पहचान है, वो कौन देखेगा? अब राज्य को ये शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में कौन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? तो कौन चुनी गई? मैग्डालेना एंडरसन चुनी गई हैं। कैटलिन नोवाक तो हंगरी की हैं राष्ट्रपति हैं। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं बांसुरी वादक हैं। द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई क्या है? तो 7,516 है। 7,516 किलोमीटर है, ये ध्यान रखना। कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो कंबोडिया है, लाओस है, फिलीपींस है, चाइना नहीं है। आसियान का गठन जो हुआ था 8 अगस्त 1967 को 5 सदस्यों ने मिलकर किया था। वो 5 सदस्य थे इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया और सिंगापुर। इसका हेडक्वार्टर आसियान का देखा जाए तो जकार्ता में है। जकार्ता कहाँ पर है? जकार्ता इंडोनेशिया में है। अब इस समय देखा जाए प्रेजेंट टाइम में आसियान में 10 सदस्य देश हैं। कितने? 10 सदस्य देश। तो कौन कौन है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई और लाओस है। तो ये ध्यान रखना। तो चीन इसमें नहीं है। बीसी राय पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है। तो बीसी राय जो है ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बीसी राय पुरस्कार जो है ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में विधान चंद्र रॉय की स्मृति में 1962 में ये स्थापित किया गया था। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो बी हमिंग बर्ड है। धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो धनपत राय श्रीवास्तव जो हैं ये प्रेमचंद्र के नाम से मशहूर हैं। किसके नाम से? प्रेमचंद्र के नाम से हैं। इनके प्रमुख उपन्यास निर्मला, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, पूस की रात, कफन, बूढ़ी काकी, ये सारे हैं। अप्रैल 2022 में मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैनी पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। प्रियंका दुबे, सबा खातून, नीलम तिवारी, आरिफा जौहरी। तो किसको दिया गया चाहिए? जो चमेली देवी पुरस्कार है आरिफा जौहरी को दिया गया है। किसमें? महिला पत्रकार का प्रतिष्ठित चमेली देवी जैन पुरस्कार ये मुंबई की रहने वाली आरिफा जौहरी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। 68 नंबर का क्वेश्चन है कि किस देश ने पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप 2022, तो थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। तो थॉमस कप किसने जीता है? ये भारत ने जीता है। किसको हरा करके? भारत जीता है इंडोनेशिया को हरा करके भारत जीता थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? राजेश तलवार ने लिखी है कि श्रीराम चौलिया ने लिखी है? तो किसने लिखी है? तो श्रीराम चौलिया ने लिखी है। क्रंच टाइम जो है नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस नामक पुस्तक श्रीराम चौलिया ने लिखी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लानट। अब आपका हिंदी का क्वेश्चन है, तो चलिए बस इतना तक ही रखते हैं, बाकी रहने देते हैं। इतना आप जीएस का क्लियर करिए, जीएस और करंट 2 चीज़ कर लीजिए। आपका एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो इतने आज के लिए बस इतने रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हुआ होगा, अच्छा लगा, पसंद आया होगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।